Hi, hello everyone. Welcome to Learning वाला जंक्शन। बेसिकली आज जो मेरा मोटो था लाइव आने का, आप जस्ट कमिंग इन फर्स्ट टाइम, आई एम यूटिलाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म एज अ लाइव फर्स्ट टाइम, so I'm not aware about the lots of tools, lots of things, how to manage it, so that it could be possible you are unable to, you will face some problem while living is going on. So हम यहाँ कोई बहुत सारे पीएफ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पीएफ ईएसआई से रिलेटेड, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अब ऐसे मैं आप मेरा एक कोई प्लान है जिसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मीनवाइल अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू लगे कि मुझे आपको कुछ जानना है, कुछ करना है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन इंस्टेंट बताऊंगा। इंस्टेंटली आपको ये सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको। सो बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड इश्यूज के बारे में। नॉर्मली पीपल हैज लॉट्स ऑफ इश्यूज व्हाइल दे आर द पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। मैंने एक सेशन, इससे पहले एक वीडियोस डाला था मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोविडेंट फंड का। आई गॉट टू मैनी कॉल्स, मुझे बहुत सारे कॉल मिला, जिस कॉल में तरह तरह की क्वेश्चन पूछे गए और बड़ा डिफरेंट वे से मैं उसे देखा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि बहुत अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर रहा है, वो बिल्कुल अवेयर नहीं है पॉलिसी से, प्रोविडेंट फंड की पॉलिसी से वो बिल्कुल अवेयरनेस उसके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे बात करता हूँ सबसे प्रोविडेंट फंड के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यदि आप प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं तो आप अपना यूएन एक्टिवेट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली कई लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में, जिनको जानकारी नहीं है, वो जानते हैं कि एचआर मेरा केवाईसी कर देगा और मेरा सारा केवाईसी ऑलरेडी हो रखा है, बिकॉज कंपनी रिस्पॉन्सिबल है पीएफ पे करने के लिए, तो यूएन एक्टिवेशन के लिए भी कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा याद रखें कि पीएफ के लिए नॉर्मली आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उसका एक्टिवेशन करना है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है एक्टिवेशन रिलेटेड, कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे केवाईसी करेंगे आप, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसे देख लें। अपना एक्टिवेशन करना। और अभी मैं रिसेंट जो कुछ चेंजेस आए हैं कि अभी लगभग 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में अगर आपने अपना बैंक केवाईसी नहीं किया है तो वो ऑलरेडी रिमूव हो गया है। बिकॉज प्रायर क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये कोई गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैंने जो भी केसेस देखे हैं लास्ट 15 ईयर्स में, मैंने 20-25,000 केस रिजॉल्व कराया, तो मुझे ओवरऑल सारे केस के बारे में ओवरऑल जानकारी है इसके बारे में। तो अभी रिसेंट पहले क्या प्रोसेस था, जब आप बैंक केवाईसी करते थे तो नॉर्मली बैंक एचआर जो है वो उसको अप्रूव करेगा, वो अप्रूव्ड हो जाता था, वो प्रॉपर वेरीफाइड नहीं होता था। ऐसा भी हो सकता है कि रमेश का बैंक यूएन अकाउंट है जिसमें सुरेश का बैंक अकाउंट लगा हो, दैट इज नॉट ऑथेंटिफाइड वे। नाउ उन्होंने उसको रिमूव करा है। रीजन है कि अब आप जब केवाईसी करेंगे तो फर्स्ट जो केवाईसी प्रोसेस है वो ओटीपी बेस्ड है, आधार ओटीपी बेस्ड। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। और सेकेंड जो प्रोसेस है कि अब इसको बैंक भी वेरीफाई करेगा। इसको बैंक भी क्या करेगा, अभी बैंक भी इसको रिकॉग्नाइज करेगा और अप्रूव्ड करेगा, तो ये ऑथेंटिफिकेशन ज्यादा बेटर होगा, इसलिए ये पॉलिसी अभी सिस्टम में लाई गई है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको लाइव चैट सेशन इंस्टॉल करने का, ताकि जो चैटिंग हो रही है वो एटलीस्ट यहाँ आपको दिखे। तो जस्ट आई एम गोइंग टू पॉपिंग ऑफ, because I'm very new, so I'm not aware about this tool, OBS tool. Yes, I took some training, and on the basis of just I'm trying to uh,
मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में वर्स नहीं हूँ. आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ऑल. Possibly next session when I will arrange it, that could be, I think, easier for me. मैंने अपडेट कर दिया है लैब चैट्स. लेट्स सी. यस, नाउ इट इज हियर. ना. यस. सो बेसिकली जो पीएफ एक तो ये है. दूसरा जो अभी नॉर्मली लोग फेस करते हैं, क्या जैसे आप कभी अपने पीएफ को ट्रांसफर करते हो, यहाँ से कहीं भी ट्रांसफर करते हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आपको पेश आती है. सबसे बड़ी बात है, कई लोग ऐसे प्रॉब्लम से परेशान है कि उनका पीएफ उन्होंने ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करते वक्त उन्होंने क्या किया, ऑथराइजेशन का राइट दे दिया प्रीवियस एम्प्लॉयर को, जो पहले डिफॉल्ट आता था प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए. लेकिन अब क्या है, वो अब ऑप्शन आता है कि आप या तो पुराने एम्प्लॉय को प्रेफर करें या नए एम्प्लॉय को. इसके लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल होता है कि आप किसको आप प्रेफर करते हैं, किससे आप अप्रूवल चाहते हैं. तो ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है कि आप जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, उस वक्त आप पहले ये कंफर्म कर लें कि कौन सा एम्प्लॉयर सही से चल रहा है. ऐसा तो नहीं कि कंपनी एम्प्लॉयर के पास आपके डीएससी अवेलेबल नहीं है. अगर डीएससी अवेलेबल नहीं है तो वो आपके केस को अप्रूव नहीं कर पाएगा और आपका पैसा ट्रैप हो जाएगा. नॉर्मली एक नया चेंजेस बहुत अच्छा है कि जब भी आप कोई केवाईसी करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, केवाईसी करते हैं अपने करंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, तो उसका एक ड्यू डेट दे दिया है कि 60 डेज के अंदर अगर एम्प्लॉयर उसे अप्रूव नहीं करता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा. ये केस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट में नहीं है. मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाला, गलती से उस कंपनी को चला गया, कंपनी बंद है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड भी बंद है. पर अगर वो चल रही है या तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड चल रहा है एम्प्लॉयर का, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है आप रिक्वेस्ट करें. तो अदरवाइज ये बंद है तो आपका पैसा फंस गया, उसको निकालना बहुत टफ होगा. बिकॉज पीएफ में बहुत सारे लिमिटेशन हैं. जो एम्प्लॉयर का काम है केवल वो एम्प्लॉयर कर सकता है, उसे कभी भी पीएफ ऑफिस नहीं करेगा. वो राइट अलग अलग जगहों पे उसको डिवाइड कर रखा है, तो आपके पैसे वहां फंस जाएंगे. सो वेन एवर आप ट्रांसफर के प्लान करते हैं तो ऑलवेज ये बहुत केयर करें कि जब मैं ट्रांसफर का रिक्वेस्ट डाल रहा हूं उस वक्त क्या किसी भी तरह का प्रॉब्लम, उस वक्त ये चेक करना बड़ा जरूरी है कि किसको मैं राइट दूं, इस चीज को मैनेज करने का राइट दूं. वेदर नया कंपनी के पास अगर राइट है आपको पीएफ को अप्रूव करने का, तो ऑलवेज नए कंपनी को ही राइट दीजिए ताकि वो उसको टाइमली अप्रूव करे. और क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज आप थोड़ा सा चैट पे एक बार लिखें तो थोड़ा आइडिया लगे कि, क्योंकि मैं खुद तो सुन नहीं पाऊंगा अपनी आवाज को, तो मुझे आइडिया लगेगा नहीं कि वेदर ये चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है. चलिए तो आगे बात करते हैं. मैं आपको वेट कर रहा हूँ आपके चैट का, और आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि यस यस सिराज, यस, ओके, गुड. सो बेसिक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ट्रांसफर के समय थोड़ा बहुत सतर्क रहे. बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है, और मैंने काफी हार्डली उस एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके उस केस को मैंने रिजेक्ट करवाया है और फिर वो उसको ट्रांसफर करा. तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये. सेकंड है, जब आप पीएफ जब भी आप यूएन के पोर्टल पे जाते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है कि आप अपने सर्विस को चेक करो. और एक बात तो अपने फ्रेंड जितने भी इंप्लॉय है उनके साथ ये जरूर शेयर करें कि कभी भी वो ड्यूल इंप्लॉयमेंट ना करें. बिकॉज आज के टाइम में क्या है, सेल्स के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सेल्स वाले क्या करते हैं, एक कंपनी में जॉब करते हैं, बीच में ही दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है कि उससे क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ सकता है. दैट इज कॉल्ड जॉब ओवरलैप. यदि जॉब ओवरलैप को आज के टाइम में 420 ही मानते हैं पीएफ डिपार्टमेंट. अगर आप दो कंपनी के साथ आपका जॉब ओवरलैप एक दिन का भी है, 2 दिन का भी है, तो ना वो पैसा आपको ट्रांसफर करने देगा ना फाइनल विड्रॉ करने देगा. आप एडवांस निकाल इसलिए सकते हो बिकॉज आपका अलग अलग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ. जब आप ट्रांसफर करते हैं, जब अमाउंट क्लब होता है, दोनों अमाउंट एक जगह क्लब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि देयर आफ्टर आपके एम्प्लॉयर को ये आइडिया लग जाता है कि भाई अब ये जो है ना ड्यूल एम्प्लॉयमेंट का एक केस है. सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने चीजों को केयर करें और सही तरीके से ट्रांसफर प्रोसेस को
मैनेज करो। तो जॉब हिस्ट्री देखिए ऐसे कि जब भी आप अपना, एक बहुत नॉर्मल केस है जो सबसे ज्यादा मैं फेस देखता हूँ लोगों के पास है, जो मेरे पास को लोग आते हैं, लोग खुद अपना डेट ऑफ लिविंग डालते हैं। ये ऑथराइज है कि आप अपना डेट ऑफ लिविंग खुद डालेंगे। एम्प्लॉयर अगर नहीं डालता है, अदरवाइज हमारे पास राइट है यूएन पोर्टल पे कि हम अपना डेट ऑफ लिविंग खुद डाल सकते हैं पोर्टल के ऊपर। यहाँ मिस्टेक क्या होता है, यहाँ कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आता, पूरे मंथ आता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जब आपको आप किसी शॉपकीपर से आप अपना डेट ऑफ लिविंग अपडेट करवाते हैं, तो आपको एक परेशानी क्या होती है कि शॉपकीपर पूछेगा बताओ लास्ट डेट क्या था। अब आपको तो भूल गए, बहुत बहुत पुराना केस, आप बोलोगे ऐसा करो ना 20 साल 12 20 डाल दो। नहीं, जब भी आप डेट ऑफ लिविंग डालने का प्लान करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पासबुक में जाएं, पासबुक की हिस्ट्री में चेक करें कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 18,000 रुपये आपका, 1800 रुपये आपका टोटल पीएफ कटता है, और 600 जब डिपॉजिट हुआ, तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 दिन का आपका डिपॉजिट हुआ है। तो आप 10 या 11 का डेट ले, इसके वजह से ज्यादा ओवरलैप, जबकि एम्प्लॉय की गलती नहीं है। एम्प्लॉय ने 10th को जॉब छोड़ा और 11th को दूसरी जगह ज्वाइन करा है। कंपनी एम्प्लॉय इज नॉट डिफॉल्टर, नंदीलेस एक गलत सिलेक्शन की वजह से जॉब ओवरलैप हो जाता है। सो हमेशा ध्यान रखिए, सेम डेट भी इशू करेगा। अगर आपने 5 जैन को जॉब छोड़ा है, 5 को ही ज्वाइन करा है, दैट इज ऑल्सो ओवरलैप। सो ऑलवेज ट्राई टू, देर शुड बी अ गैप ऑफ 1 डे। वो गैप को थोड़ा मेंटेन करें एट डेट ऑफ लिविंग अपडेट करते वक्त। ये बहुत ही जरूरी हर एक बंदे के लिए कि अपने डेट ऑफ लिविंग को थोड़ा सा सेट सही से प्लान करें, और अपनी सर्विस हिस्ट्री को। अब मान लो एक केस ऐसा है कि मान लो कि आपने गलती कर दी और आपका जॉब ओवरलैप हो गया। द पर्टिकुलर जो डेट है कि वो 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, कुछ 10 दिन से कम का जॉब ओवरलैप है, 2-4 दिन पहले आपने कहीं ज्वाइन कर लिया, तो इसका एक रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से जिस एम्प्लॉयर ने गलती करी, इट इज अ मिस्टेक डन बाय यू या एम्प्लॉयर, तो आपको सामने वाले एम्प्लॉयर से कुछ फॉर्म्स लेने पड़ेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए। फॉर्म्स क्या होता है नॉर्मली कि इसके फॉर्म्स, एक तो पीएफ में नेम चेंज फॉर्म है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में जब मैं वीडियो ये डालूंगा, तो वहां से नेम चेंज फॉर्म ले। नेम चेंज फॉर्म के ऊपर जहां वो नेम चेंज फॉर्म लिखा है उसके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म लिखा है, उसके सामने आप 5/10 जरूर डाल दें, फॉर्म नंबर 5/10। 5/10 क्यों कंपोजिट डाल देते हैं, बिकॉज जब आप डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना होता है हमें, तो इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ लिविंग के लिए फॉर्म नंबर 10 की जरूरत होती है, जो नहीं तो आपको सेपरेट एक फॉर्म नंबर 10 देना पड़ेगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म नंबर देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म नंबर 5। सो अगर आपका ज्वाइनिंग सही कराना है तो फॉर्म नंबर 5 ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका पैन का कॉपी, आपका आधार का कॉपी, और अगर कोई एजुकेशन, अदरवाइज इट इज एनफ। ये सारे कॉपी, चूंकि इसका नाम है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका मतलब ये ज्वाइंट है। इसमें इसमें आपका और आपके एम्प्लॉयर की साइन की जरूरत है। तो जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे एम्प्लॉयर को, तो पहले आपको खुद का साइन करना है, फिर वो एम्प्लॉयर करेगा। और देयर आफ्टर अगर मेजर प्रॉब्लम है, if there is a major problem in dates, या there is a major problem in name correction, anything on that condition, एक वर्ड, एक लेटर से ज्यादा का प्रॉब्लम है आपके नेम के करेक्शन में, किसी भी तरह का करेक्शन में, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर देना होता है, जो लेटर हेड पे प्रिंट करेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर को, और फिर वो उस लेटर को पोस्ट के लेटर के साथ अटैच करेगा। और ये सारे लेटर लगाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी करेक्शन डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करते हैं पीएफ डिपार्टमेंट में, तो हमेशा याद रखें वो तो कलर फॉर्म में हमारा ओरिजिनल फॉर्म्स होता है। जब आपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया साइंड कॉपी ऑफ ऑल फॉर्म, उस वक्त आप उसको मोबाइल के ऊपर तरह तरह के पीडीएफ बनाने वाले सॉफ्टवेयर है, क्लियर स्कैन है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसे प्रॉपरली स्कैन कर ले, कलर्ड स्कैन, बिकॉज वो फ्यूचर में काम आएगा। बिकॉज जब हम बात करें कुछ पीएफ ऑफिस की जहां प्रोसेस में काफी डिले है, या प्रोसेस में काफी बार क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं, तो बार बार आप एम्प्लॉयर के पास एसेस नहीं कर सकते हो कि फिर दोबारा डॉक्यूमेंट दो। तो आपके पास ये टोटल का कलरफुल प्रिंट आउट अगर आपके पास है, और जब भी आप डिपॉजिट करने जाए तो उसका फर्स्ट पेज का एक कॉपी जरूर लेके जाए, फोटो कॉपी, जिससे आपको रिसीविंग मिलेगा। मान लेते हैं आपने डिपॉजिट किया, 45 डेज 60 डेज हुआ, करेक्शन नहीं हुआ, आप ये ऑफिस जाते हैं, वो बोलता है आपका फाइल मिस हो गया, तो आपको उसी कलर कॉपी का एक कलर प्रिंट निकालना है,
जो लेटर हेड वाला पेपर है उसे लेटर हेड के पेपर पे निकलवा लें, एक प्रॉपर निकलवा के कलरफुल, उस पर एक एप्लीकेशन डाल दें कि ऑलरेडी ये मेरा स्लिप है कि मैंने डिपॉजिट किया था, अब मैं दोबारा ओरिजिनल नहीं डिपॉजिट कर सकता हूँ, सो मैं कलर कॉपी जो इसका सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ अटैच कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन डाल के आप डिपॉजिट को सबमिट कर दीजिए, मैं श्योर हूँ कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और वो आपके डेटा को करेक्ट कर देगा। तो एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब करेक्शन चीजें को होना होता है, पहले अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस चल रहा था कि आप अपने लॉगिन अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाते थे। इससे बेनिफिट ये होता था, लॉगिन करने से बेनिफिट ये होता था नॉर्मली कि आप अपना करेक्शन रिक्वेस्ट खुद रेज कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपके पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल का मतलब होता है आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका जेंडर, ये तीन चीज को पर्सनल डिटेल मांगती है पीएफ। इसमें से किसी एक चीज में मिसमैच है तो ऑटोमेटिक आपका आधार आपके यूएन से रिमूव कर देती है। इस वजह से आज के टाइम में जब भी कोई करेक्शन वर्क करना है तो उसमें आपको एम्प्लॉयर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये लगभग अगर 100 केस है 70% केस में डेट ऑफ बर्थ का इशू रहता है। पुराने सारे केसेस में डेट ऑफ बर्थ का इशू है। जब जिनकी जो चेक करते हैं, जब उनको पीएफ विड्रॉ करने के बाद या तब उन्हें पता चलता, तब वो खड़े होते हैं करेक्ट कराने के लिए। सो अगर आपका है तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाला इशू तो जरूर रिजॉल्व कर लें। बिकॉज वैसे भी अगर आप अभी जॉब कर ही नहीं सकते अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सो अब सिनेरियो, अभी करंट सिनेरियो में जिनका पीएफ जमा हो रहा है उनके पर्सनल डिटेल के गलत होने के चांसेस ना के बराबर है। ये सारे पुराने केसेस में डेट ऑफ बर्थ जिनका 2021 से पहले का जिनका कंट्रीब्यूशन है वहां अभी भी डेट ऑफ बर्थ का इशू हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ का इशू जरूर चेक कर लें। आप ये सोच के पैसे अपने बैंक छोड़ा हुआ पीएफ ऑफिस में कि 8.33% इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ये भी समझे ये केवल 3 साल के बाद वो अकाउंट ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। तो ये करेक्शन। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो सारे लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जितने भी अगर आप एम्प्लॉय बन गए और आपके आधार में जो भी डिटेल है वही आपका एक ऑथेंटिक डिटेल है। वैसे तो हम एजुकेशन के डिटेल को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन आप ज्वाइन करने से पहले अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट को आधार के अकॉर्डिंग मैच जरूर करा ले, या तो आधार में इनिशियली करेक्शन करा ले। वंस आपका पीएफ शुरू हो जाएगा उसके बाद आधार में किसी भी तरह का चेंज कराएंगे आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ेंगे, काफी लंबा प्रोसेस में आप फंस जाएंगे। बिकॉज अगर आपने अपने नेम में कुछ जैसे रमेश कुमार मिश्रा है तो कुमार नहीं है आपके मार्कशीट में, और आपने क्या किया, कुमार को रिमूव कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी नॉर्मली कि अब जैसे आपने कोई भी करेक्शन पर्सनल डिटेल में कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपका पीएफ से आपका आधार नंबर रिमूव हो जाएगा, आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। कंपनी आपको सामने से बोल देगी कि भाई या तो सही कराओ ये, फिर आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो कभी भी कोशिश करें कि आपका आधार 100% एजुकेशन से मैच हो। पैन से थोड़ा मोड़ा मिसमैच है तो पैन को आप बाद में भी करेक्ट करा सकते हैं। पैन का करेक्शन 5 से 7 दिन में हो जाता है। अगर आपके ऐसा बहुत सारे लोग, मैं क्या केस देखता हूँ, अभी भी मैं 4-5 केस के लिए मैंने असिस्ट किया लोगों को कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके फादर हस्बैंड का नेम और फादर के नेम, जो हस्बैंड का नेम है उसके नेम में थोड़ा सा फर्क है, तो आप पैन करेक्शन ऑनलाइन होता है, आधार बेस्ड करेक्शन भी हो जाता है और आपको विद इन 5 to 6 दिन में उसका करेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत टफ नहीं है। सो बेसिकली आपको चाहिए क्या कि अपना आधार, अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए। बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है, बिकॉज ईएसआईसी के अंदर भी छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं जो ईएसआईसी का बेनिफिट लेंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऑलवेज आपका आधार पैन से लिंक होना चाहिए। आप सोचते हैं कि भाई मैं तो वर्कर हूँ, मेरा तो कभी टीडीएस कटेगा ही नहीं, ये मेंटालिटी है लोगों का। भाई मैं आधार से क्यों मैच कराऊं, गवर्नमेंट कुछ फ्रॉड कर रही है। आप समझे, आप सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है अगर आप छोटे तबके के एम्प्लॉय हैं, छोटे तबके के एम्प्लॉय हैं और आपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराया आपने तो। बिकॉज आने वाले समय में गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी होगी उसमें जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट अनाउंस करेगी वो ओवरऑल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका आधार पैन से लिंक, जिनकी ट्रांसपेरेंसी है, इनकम का ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग। तो अभी भी डेट है। और मैं आईटीआर के बारे में मैंने अभी वीडियो डाला है जिसके अंदर मैंने बोला कि अभी भी आईटीआर का टाइम निकल गया, कोई अभी भी आप आईटीआर भर सकते हैं, इजीली भर सकते हैं। इट इज नॉट टफ एट ऑल। किसी का क्वेश्चन है? देखो अमर वर्मा जी, ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, आपने ऐड किया। यार मेरा फर्स्ट सेशन है तो इट कुड नॉट बी लुक्रेटिव बिकॉज मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब दे दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज के एक समय था जो बेनिफिट का जो सेक्शन था ना, वो ओवरऑल देखा जाए तो इम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा था। बहुत सारे चीज आप इंडिविजुअली करेक्ट कर सकते थे, आपके पास राइट था बहुत सारा। आप लॉगिन में जाके अपना पर्सनल डिटेल को करेक्ट कर सकते थे। अगर अभी भी रिसेंटली आपने अपना आधार में कुछ चेंज कराया है, अभी रिसेंट में कराया है, तो अभी भी आपका आधार उस पर लिंक होगा। अपने यूएन में अकाउंट में जाके बेसिक डिटेल, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आता है मैनेज के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन आता है बेसिक डिटेल में, आप 3 चीज का करेक्शन रिक्वेस्ट डायरेक्ट डाल सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, 3 का डिटेल आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। और जैसे आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर प्रूव करेगा, आपका डेट करेक्ट हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा इशू है, अगर 3 साल से कम का है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अगर 3 साल से ज्यादा चाहिए तो गिन चुन के डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिक माने जाते हैं। या तो आपके 10th के मार्कशीट चाहिए या एफिडेविट चाहिए, वो भी रजिस्ट्रार वाला एफिडेविट चाहिए प्रॉपर, 2 ही डॉक्यूमेंट है। या तीसरा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तीनों के बेस पे ही अपना डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करा सकते हैं। ये ऑनलाइन हो जाएगा अगर रिसेंट प्रॉब्लम है। अगर आपके पहले से यूएन चल रहा था, उसमें से आधार ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है, तो आपको फिर ओल्ड प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। आपको पीएफ चेंज फॉर्म है, वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। अब उस फॉर्म की भी कुछ कुछ कमियां हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यूएन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है, तो यूएन नंबर जरूर डालें। आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन, ऊपर में मोबाइल नंबर जरूर डालें। अगर आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं पीएफ ऑफिस, अगर उनको दिक्कत होता है उसमें तो वो आपको कॉल करेंगे। अब देखो इतने इफेक्टिव तो है नहीं वो कि वो आपके पोर्टल में जाकर आपका नंबर खोजेंगे, आपके लेटर बढ़ेगा तो वो आपको कॉल करके अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताएंगे। ये दोनों चीज ऐड करना जरूरी है। और पर्सनल डिटेल आप मैनुअल कराने की ज्यादा, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ ज्यादा केस मैनुअल पे जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी उसको आधार से प्रॉपर लिंक कर दिया। इवन पहले क्या होता था, आपके यूएन में पर्सनल डिटेल मिस्टेक है तो फिर भी आप यूएन का लॉगिन कर पाएंगे, बिकॉज यूएन के लॉगिन में आधार बेस्ड ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या किया, आधार बेस्ड ओटीपी किया तो आपके तुरंत आधार कार्ड से मिसमैच खड़ा करके आपको लॉगिन ही नहीं करने देगा। तो अगर डिटेल पुराना है तो आपको ये सारे 4-5 फॉर्म है, चेंज वाला फॉर्म है, पीएफ चेंज फॉर्म आता है, नेम चेंज फॉर्म, वो फॉर्म ले। वो फॉर्म भरने का भी तरीका होता है कि आप लोग क्या करते हैं, सारे बॉक्स भर देते हैं, पीएफ नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, उतना नहीं भरना, जो गलत है केवल उसी को भरना है। राइट साइड में गलत नेम लिखना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसका करेक्ट लिखना है, जो करेक्शन होना है। बाकी सारे ब्लैंक होने चाहिए, ऐसा ना हो उनको कंफ्यूजन हो फिर कुछ करे ही नहीं। तो केवल वही भरना है आपको, और उसके साथ आधार का कॉपी, पैन का कॉपी और बैंक अकाउंट का कॉपी लगा दे, मार्कशीट लगा दे 10वीं का, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का करा रहे हैं तो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप करेक्शन कराते हैं, लोग बहुत परेशान है कि मैंने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किया, हुआ नहीं। आपने डॉक्यूमेंट सही डिपॉजिट ही नहीं किया। तो पहले बात, अगर आप यार एक अब डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने जाओगे तो एटलीस्ट सेल्फ वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। अब बंदे का क्यों नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सही, डेट ऑफ बर्थ से, मैं रीजन बताता हूँ। ये 4 डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट में इनके नेम में ही गलत होता है। इसमें है आर के मिश्रा, वहां है रमन कुमार मिश्रा। तो आप सेल्फ वैलिडेट करें कि आप जो पैन भेज रहे हो, लगा रहे हो, आधार लगा रहे हो, उसके आपस में ही कंट्राडिक्शन ना हो। अभी मैंने कई केस देखा, जब मैंने बंदों ने मुझे कॉल किया कि मेरा सोशल मीडिया पे बहुत सब जगहों पे पीएफ एसआईसी के रिलेटेड साइट बनी हुई है, तो लोग मुझे कॉल करे, लोगों ने मुझे अपना पीडीएफ भेजा जो उन्होंने डिपॉजिट किया, भाई यूजलेस था। पहली बात तो एम्प्लॉयर ने केवल नेम चेंज फॉर्म डाल दिया, प्लस आधार पैन का कॉपी लगा दिया, बैंक का कॉपी लगा दिया, आप डिपॉजिट कर दिया, नहीं करेक्शन होगा। अगर एक लेटर से ज्यादा का प्रॉब्लम है तो लेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर, लेटर पे एम्प्लॉयर को देना जरूरी है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, अब क्या है कि भाई उसके जो बैंक अकाउंट है उस पर रमन कुमार सिंह लिखा हुआ है, बाकी सब में रमन कुमार है। भाई तुम बैंक अकाउंट नहीं लगाओ, 2 ही डॉक्यूमेंट लगाओ, कोई मार्कशीट लगा दो जहां सही हो। जब नॉर्मली हो क्या रहा है कि जब हम डिपॉजिट डॉक्यूमेंट करते हैं उसको हम खुद रेक्टिफाई नहीं करते हैं कि वो सही है कि नहीं, जिस वजह से आपने डिपॉजिट किया, एम्प्लॉयर भी परेशान, आप भी परेशान, वर्क हुआ नहीं। तो ये नॉर्मली मैनुअल प्रोसेस से ही होगा और एम्प्लॉयर के थ्रू से होगा। अगर आपके पास अब कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या है, आपके पैसे पर इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप अभी जॉब में नहीं है, कभी भी जॉब ज्वाइन करेंगे तो सामने वाले कंपनी आपको सपोर्ट करेगा, वहां यूएन जनरेट होगा और सेम यूएन उसको दे दीजिए, उसके बाद करेक्शन फॉर्म फिल करके आप जो है इसको
करेक्शन करवा लीजिए सेम एम्प्लॉयर से। कई कई लोगों का केवाईसी इशू है, कई लोग ऐसे हैं कि केवाईसी का इशू उनके साथ चल रहा है। तो देखो केवाईसी में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी पीएफ ऑफिस आपकी बात नहीं सुनेगा कि मैनुअल फॉर्म कंपनी बंद हो गई। देखो एक प्रोसेस बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कि एसबीआई किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप फॉर्म को साइन करा ले और पीएफ विड्रॉ करें। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है गजेटेड ऑफिसर के साइन के ऊपर, वो पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि मैंने लगभग 15 से 16 केस में मैंने लोगों को रिकमेंड किया। इवन एक बंदे का तो भाई एसबीआई का मैनेजर था, लेकिन पैसा निकालना टफ हो गया। रीजन है कि इसका तो ड्यूल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। पहली बार जब आप बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे ये पीएफ निकालना है, आप ये फॉर्म पे साइन करें, तो सबसे पहले तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। पहले तो मना कर देगा, भाई मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा, वो तुम्हारा पीएफ है नहीं है, मैं क्यों बताऊं। अगर साथ में आपका पर्सनल डिटेल गलत है तब तो वो एकदम मना कर देगा, भाई तुम रमेश कुमार हो, रमेश कुमार जाओ, मैं क्यों लिख के दूं कि ऑथराइज करूं कि तुम यू आर द राइट पर्सन, सो मैं नहीं दे रहा आपको लिख के। तो एक तो परेशानी वहां होती है। मान लो उन्होंने लिख के दे भी दिया, तो आपने फॉर्म जब जमा किया उसके बाद पीएफ ऑफिस क्या करती है, एक लेटर भेजती है बैंक को। उस ब्रांच में एक लेटर भेजा जाता है कि उसमें ये कंफर्म करने के लिए दिया जाता है कि ही इज मतलब ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एवरीथिंग इज करेक्ट। अगर पीएफ में कोई भी मिस्टेक होता है, ऐसा हुआ कि रमेश कुमार का पैसा रमेश कुमार निकाल गया, तो बैंक ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। सो तो ऐसे केस में फिर क्या होता है कि सेकेंड वेरिफिकेशन जब लेटर जाती है बैंक के पास, तो बैंक मैनेजर नॉर्मली उसका रिस्पॉन्स बैक नहीं करता है। तो आप सोचते हो कि यार मैंने बड़ा मेहनत करा, सारा फॉर्म बड़ा सब कुछ करके पीएफ में जमा करा, फिर भी रिजेक्ट हो गया। रीजन यही है कि ड्यूल वेरिफिकेशन होती है जहां आप फंस जाते हो। सो नॉर्मली बेस्ट है कि आप एम्प्लॉयर से कराए, या तो आप कहीं ज्वाइन करें, 2-4 महीने 6 महीने जॉब करें, 2 महीने ही करें, कहीं भी ज्वाइन करें, और वहां से आप अपना, या तो आप नॉर्मली कांटेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप वहां की बात करिए आप कि सर आप मुझे ये करेक्शन कराने हैं, तो आप कुछ दिन वहां ज्वाइन कर ले। और आपको एक एम्प्लॉयर के अंदर इन ही होना होगा, यदि आप सेल्फ उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इन होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं पीएफ फाइनल विड्रॉ के समय में होने वाली परेशानियों की। बहुत सारी परेशानी अभी लोगों के साथ। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे निकाले हैं और उसके बाद भी पैसा अटका हुआ है। अब क्या हुआ कि अब ये केस कुछ ज्यादा ही दिख रहा है आजकल, पहले ऐसा नहीं था। जब भी पीएफ विड्रॉ किया जाता था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पीएफ के साथ ऐड कर दिया जाता था। अभी रिसेंट मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें जब आपने पीएफ विड्रॉ किया तो आपको पीएफ का पैसा मिल गया, बाद में 3-4 महीने बाद उसमें इंटरेस्ट डाल दिया, भाई 4,000 रुपया अभी भी आपका बैलेंस है। अब आप उसको निकालना चाहोगे, नहीं निकाल पाओगे। जैसे आप अप्लाई करोगे बोलेगा अकाउंट ऑलरेडी सेटल्ड, बिकॉज आपने एक बार पैसा निकाल लिया है। तो वो पैसा निकलता है, और इस ऐसे में 4-5 केस बचाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसको निकलता कैसे। अब दूसरा केस है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और जब विड्रॉ करते हो तो आपको 50,000 मिलता है फाइनल विड्रॉ में, जो 1.5 लाख मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि आपने आपने पुराने कंपनी में ज्यादा काम किया था, जहां 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका टोटल इनकम था। करंट कंपनी में आपने कम काम करा, आपने वहां से ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाला और आपको मैसेज आ गया कि भाई आपके 1.5 लाख रुपए करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो आपने सोचा भाई मेरा तो पैसा एक जगह आ गया, अब मैं निकाल लेता हूँ। आपने जाके दुकान पे अप्लाई करा दिया, नॉर्मली सारे लोग कराते हैं, लेकिन अभी जो पैसा निकलेगा वो केवल 50,000 निकलेगा। रीजन है, जब अकाउंट में पैसा आता है तो आने के बाद जब वो पासबुक में रिफ्लेक्ट करता है तो अमाउंट के सामने एक लाइन लिखी होती है कि अमाउंट इज अंडर वेरिफिकेशन। तो जब तक वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो एक वर्चुअल अमाउंट है, दैट इज नॉट एक्चुअल अमाउंट। वो एक वर्चुअल अमाउंट है। अगर वो वर्चुअल अमाउंट है तो इसका मतलब हुआ कि वो आपको मिलेगा नहीं। सो जब भी ट्रांसफर होता है तो आप 15 दिन से कम 7-8 दिन में वैसे नॉर्मली रिमूव हो जाता है। सबसे अगर स्लो प्रोसेस वाली पीएफ ऑफिस है तो 15 दिन का टाइट है। आप उसको चेक करते रहे कि जैसे वो ऑप्शन रिमूव होगा तभी जाके आप विड्रॉ करें, अदरवाइज आपको एक पहुंचेगा। दूसरा एक और केस क्या आता है कि लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है। लोग क्या समझते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा पिछले कंपनी का ना पूरा पीएफ निकालना है, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन पिछला कंपनी का पूरा निकालना है। ऐसा नहीं होता। पीएफ का रूल है कि पैसा केवल करंट कंपनी के अकाउंट से ही निकलेगा। फाइनल विड्रॉ की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस। फाइनल विड्रॉ केवल करंट कंपनी के अकाउंट से ही निकलेगा। इसका मतलब पुराने सारे पैसे को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा करंट में, फिर जाके आप विड्रॉ करेंगे तो सारा का सारा पैसा निकलेगा।
इस पैसा को निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 60 डेज का आपका जॉब का गैप होना जरूरी है। 60 डेज का जॉब का गैप होना ही चाहिए। अगर नहीं है 60 डेज के जॉब का गैप, तो फिर आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर 60 डेज का गैप हुआ तो होता क्या है, कई लोग जॉब छोड़ देते हैं या कोविड में छोड़ गया, उसके बाद दुकान पे गया, वे पीएफ निकाल दो, दुकान वाले ने पीएफ विड्रॉ कर दिया। आपका, क्योंकि आपने ट्रांसफर तो कराया नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, तो अब क्या हुआ, आपके करंट अकाउंट का पैसा निकल गया, बाकी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। जब पैसा आपके पास आया तो आपको तो भाई, जब भी कहीं दुकान पे जाते तो बोलता था भाई 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ, मिला आपको 10,000 रुपये, तो आप फिर परेशान होंगे। परेशानी नहीं होगी, साथ में आपकी एक बहुत बड़ी इशू भी आपके लिए हो गया, प्रॉब्लम, बिकॉज आपका जैसे ही पैसा निकला करंट अकाउंट से वो डीएक्टिवेट हो गया, बिकॉज ओवरऑल पैसा तो उसमें है, ऑलरेडी सेटल्ड हो गया। अब अगर पुराने पैसे को डालेंगे नए अकाउंट में तो भी निकालने में दिक्कत होगी, बिकॉज आपने क्या किया, पुराने अकाउंट में फिर अकाउंट को नए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, पैसा तो आ गया, जब भी विड्रॉ करेंगे तो आपको इस वजह से केस रिजेक्ट कर देगा कि अकाउंट ऑलरेडी सेटल्ड। ये मेजर इशू है, अकाउंट ऑलरेडी सेटल्ड। अगर इस तरह का इशू आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, और आपको बार बार आप पैसा पड़ा हुआ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और वीडियोस जब मैं डालूंगा तो फिर मैं उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा कि कैसे ये जो पैसा निकलता है, ये होता है पार्ट पेमेंट प्रोसेस, ये इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। ये एक ये रेस्ट अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, एक अकाउंट सेटल अकाउंट से पैसा निकलना, या तो आधा पैसा निकल गया फिर भी उसको सेटल माना जाता है, तो उसके लिए पार्ट पेमेंट प्रोसेस ही जरिया है जिससे आप पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। मगर आप एक ये तो है कि जब आपके लास्ट अकाउंट में पैसा फंसा हुआ है और आप अभी जॉब नहीं करते, तो बार बार अप्लाई कर सकते हो, रिजेक्ट हो, पार्ट पेमेंट पे अप्लाई करोगे, ये करो, बहुत सारे काम कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोसेस ट्राई कर सकते हो पैसा निकालने का। लेकिन बीच में अगर आपकी नई जॉब लग गई तो फिर केस और ज्यादा क्रिटिकल हो गया। रीजन ये है कि अब तो नए कंपनी में चले गए, अब तो वहां से पैसा निकलेगा, और ये जो पैसा यहाँ पड़ा हुआ ये ट्रांसफर होगा नहीं, ये ट्रांसफरेबल है नहीं, बिकॉज इस अकाउंट से कुछ पैसा एज अ फाइनल विड्रॉ निकल गया है, तो ये अकाउंट हो चुका है सेटल। तो सेटल अकाउंट के अंदर ऐसा फीचर ही नहीं है कि उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेगा, कोई भी नहीं कर सकता, कितना भी रिक्वेस्ट पीएफ डिपार्टमेंट में नहीं कर सकता, बिकॉज अकाउंट इज ऑलरेडी सेटल। ऐसे सिचुएशन में उस पैसे को निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे मैं आपको, लेकिन वो जो सारा प्रोसेस मैनुअल होगा, ऑनलाइन आपसे आप बाहर हो गए बिकॉज आपका ऑलरेडी थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रोसेस में आपको कंपोजिट पीएफ कंपोजिट फॉर्म अभी है, पहले इसका नाम था आधार बेस्ड फॉर्म 19 एंड आधार बेस्ड फॉर्म 10C पहले भरते थे, लेकिन अब तो एक ही पेज का फॉर्म है पीएफ कंपोजिट फॉर्म, वो आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। लेकिन नन आधार वाला पीएफ कंपोजिट फॉर्म डाउनलोड करें जिसमें एम्प्लॉयर की साइन की जरूरत होती है, वो फॉर्म डाउनलोड करें। ये फॉर्म नहीं डाउनलोड करें जिसमें आप खुद साइन करके डिपॉजिट कर देंगे, ऐसा वाला साइन आपको नहीं करना है। और वो फॉर्म फिल करने के बाद आप जो, जैसे आपने फॉर्म लिया, नन आधार फॉर्म इसलिए ले कंपोजिट में बिकॉज आपको एम्प्लॉयर के साइन के बगैर वो नहीं निकलेगा, उसमें आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरते वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने फॉर्म भर के एम्प्लॉयर साइन कर डिपॉजिट किया, कैंसिल हो जाएगा। भाई पीएफ डिपार्टमेंट को क्यों मैनुअल फॉर्म लेगी, जो आज के टाइम में डिजिटल टाइम चल रहा है। सबसे पहले एक ब्लू कलर या ब्लैक कलर का एक मोटा सा स्केच लें, ऊपर में बड़े बड़े लेटर में पेंशन पार्ट पेमेंट या तो पीएफ पार्ट पेमेंट जरूर लिखें, तभी आपका वो एप्लीकेशन कंसीडर होगा। अपना मोबाइल नंबर फॉर्म पे जरूर डालें, और उसके बाद एक एप्लीकेशन डाल दें, जो भी आपने कंडीशन हुआ कि आपका आधा पैसा मिला, जो भी है, थोड़ा सा लेटर लिख दें उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हमेशा लेटर से ऊपर फॉर्म लगाए, फॉर्म पे पार्ट पेमेंट देकर उसको कंसीडर कर लेंगे वो, नहीं तो फिर वो कंसीडर ही नहीं करेगा, फाड़ फेंक देंगे फॉर्म आपका। और जब वो फॉर्म भेजेंगे तो वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। सो अब चूंकि ये अकाउंट में आएगा तो आपको नन आधार फॉर्म कंपोजिट फॉर्म लेना है, उसके साथ आपको अपने बैंक का कॉपी लगाना है, आधार का कॉपी लगाना है, चेक का कॉपी लगाना है, और सारे डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, ये हमेशा ध्यान रखें। और जिस कंपनी के अकाउंट में पैसा उसी एम्प्लॉयर से अप्रूव होगा, उसी पीएफ ऑफिस में जमा होगा। अभी आपका पहले दिल्ली में था, अब गुड़गांव हो गया, तो आपको दिल्ली में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यही सॉल्यूशन उन केसों का भी है जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अभी भी भ्रांति है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, वो आज भी ये समझते हैं कि पेंशन तो 6 महीने बाद निकलता है। भाई साहब वो रूल कुछ अलग है। लोग करते क्या है,
पीएफ निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं 6 महीने बाद पेंशन निकालूंगा। बात को ना अलग तरीके से मार्केट में स्प्रेड होना था। जो इस तरह के लोग हैं, आप समझिए 6 महीने नहीं मिलने का मतलब है कि अगर आप 6 मंथ तक का आपने जॉब नहीं करा तो पेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। 6 मंथ से कम जॉब किया था, इसका मतलब ये नहीं है पीएफ निकालने के 6 महीने बाद पीएफ और 6 मंथ के बाद आप पीएफ निकालेंगे तो पेंशन निकाला, ऐसा नहीं है। इस चक्कर में होता क्या है, लोग पीएफ तो निकाल लेते हैं और पेंशन के बाद छोड़ देते हैं, 6 मंथ बाद निकालेंगे, बीच में कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया, अब वो पेंशन निकलेगा ही नहीं। तो अभी अगर इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसका भी सेम सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, वही कंपोजिट ननाधार फॉर्म निकालना है, उस पे डिटेल क्रेडेंशियल भरना है, ऊपर में पेंशन पार्ट पेमेंट लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट आधार पैन चेक का कॉपी लगाना है, सेम एम्प्लॉयर से जिनके पास पैसा फंसा है वहां से उसको अटेस्टेड कराना है, और एक एप्लीकेशन लगा के पीएफ उस सेम पीएफ ऑफिस में जहां पैसा पेंशन फंसा हुआ है वहां डिपॉजिट कराना है। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या वो पेंशन ट्रांसफर नहीं हुआ? ये हमेशा याद रखिए, जब तक पीएफ नहीं निकला है तब तक दोनों अकाउंट ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पीएफ निकाल लिया, जैसे आपने पीएफ निकालना, वो अकाउंट क्या हो गया, वो ऐसे मोड में आ गया, सेटल्ड मोड में आ गया कि उसका कोई भी अमाउंट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको लॉस कर चुके हैं। सो बेसिकली आपको वही यही प्रोसेस है, पार्ट पेमेंट से उसको मैनुअल प्रोसेस उस पैसे को निकालना पड़ेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे सिस्टम में लोग बड़े परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और ये पार्ट पेमेंट प्रोसेस क्या है, बोल देते हैं पार्ट पेमेंट प्रोसेस, आपको आइडिया नहीं होता है। और जब भी आप पीएफ विड्रॉ करते हो तो वो सीधे कैंसिल कर देंगे अकाउंट सेटल। तो इसका मैं डिटेल में आपको एक वीडियोज बना के डाल दूंगा पार्ट पेमेंट के ऊपर में, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगाते हैं पार्ट पेमेंट में, क्यों इसका नाम पार्ट पेमेंट है। वो बिकॉज पीएफ साइट पे तो कहीं भी पार्ट पेमेंट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है नॉर्मली? तो नॉर्मली चेक के साथ हमें एप्लीकेशन भी लगाना होता है, कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कैसे नोट इंडिकेट करेंगे। हमने इंडिकेट किया भाई, पीएफ डिपार्टमेंट ने बिना देखे चेक खोले हुए कैंसिल कर दिया, फिर उसको कैसे बताएंगे भाई ये पार्ट पेमेंट का केस है। और जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, एक केस और बड़ा मार्केट में कि जब आपके फंड बड़े होते हैं, 18 लाख 20 लाख या से ऊपर का अमाउंट है, तो आपको बार बार आपका केस रिजेक्ट होता रहेगा पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, रिजेक्ट कर देता नॉर्मली बड़े अमाउंट को फंड में। ऐसे प्रॉब्लम में आपका रेजोल्यूशन क्या होगा? अगर उन्होंने एक बार कर दिया, कभी बोलेंगे चेक में गड़बड़ी है, टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी बोलेंगे साइन नहीं है। तो चेक और साइन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज समझिए। जब भी आप चेक अपलोड करते हो तो नॉर्मली आप मोबाइल से चेक का कॉपी लेकर अपलोड करते हो, तो उसकी जो साइज होता है नॉर्मली 100 से 200 केबी के बीच में होता है, और 500 केबी तक का सपोर्ट होता है टोटल पे। सो अब जो पीएफ ऑफिस नए रिनोवेटेड हैं, जहां नए पीसी लगे हुए, वहां तो वो ओपन होगा, लेकिन जो पुराने पीसी जो शॉप्स हैं या पीएफ ऑफिस है जहां पुराना पीसी लगा हुआ, वहां वो फाइल ओपन ही नहीं होगा। मैं खुद जाके जाता था पीएफ ऑफिस, मैंने दिखाया, उन्होंने ओपन किया तो ब्लैक सा फाइल दिख रहा था, वो ओपन ही नहीं हो रहा। सो आप जब भी केबी सी को लगाएंगे, चेक का कॉपी लगाए, उसका केबी 200 से 500 के बीच में हो, कोशिश करो 250 से ज्यादा केबी का हो। अगर आप बार बार मोबाइल से इमेज खींचते हो लेकिन उसका जो है केबी 100-200 से ऊपर नहीं जा रहा है, आपको सिंपली गूगल पे डाल दो इनलार्ज जेपीजी, जो भी फॉर्मेट में है उसका डाल दीजिए, इनलार्ज पीजीएम जो भी है जिस फॉर्मेट में, और वहां एक प्लेटफॉर्म है जहां उसको अपलोड करके 200-300% तक उसके इनलार्जमेंट को बढ़ा सकते हैं, केवी को बढ़ा सकते हैं, तभी जाके वो खुलेगा। एक तो प्रॉब्लम ये है कि फाइल नहीं खुलता है, उसका ये सॉल्यूशन है। दूसरा है आप फटाक से पासबुक लगा दे, तो पासबुक लगाना एक बहुत निगेटिव मेरे अकॉर्डिंग है, बिकॉज पासबुक में कई बार कई तरह की चीजें ऑब्स्टकल पैदा कर देते हैं। आपका फादर नेम रमन कुमार सिंह है या रमन है या सुमन है, इससे पीएफ डिपार्टमेंट को क्या मतलब है? आप ऑथेंटिक पर्सन हो, पैसा ले लो। लेकिन अगर वो बता दोगे भाई साहब मेरे फादर का नाम रमन कुमार सिंह है और पीएफ पे रमन है, तो नहीं देगा पैसा वो। आप क्यों क्यों फादर नेम सही होना चाहिए, रीजन है। अगर आप पेंशन के टाइम में जब आप जाओगे, अगर 10 साल तक लगातार जॉब कर पाए आप, तो वहां फिर आपको इश्यूज आएंगे, इसीलिए फादर नेम करेक्शन जरूरी है। लेकिन फादर नेम को वैसे पैसा तभी अटकता है जब आप इंडिकेट करते हो मेरे फादर का नेम गलत है। जब कोई करेक्शन फॉर्म दिया, वहां उन्होंने पकड़ लिया कि भाई दो तरह का फादर नेम है, और साथ में
अदरवाइज जब पीएफ विड्रॉ करते हैं तो उनको क्या पता आपके फादर का नेम क्या है उस वक्त, उसके बाद वो एक स्टेप बनता ही नहीं है। तो जब आप चेकबुक लगा पासबुक लगाते हो तो उसमें नॉर्मली फादर का नेम लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, जिस वजह से वो चेक कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, बोलेंगे फादर नेम मिसमैच, केस फंस जाएगा आपका बुरी तरह से। तो नॉर्मली कोशिश करें चेक से काम करें, चेक पे आपका नेम प्रिंटेड होना बैंक द्वारा जरूरी है, ये थोड़ा सा आसान है। पासबुक के केस में बैंक का स्टैंप लगा रहना बहुत जरूरी है, उस पर एक इनिशियल साइन होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आप पीएफ नहीं निकाल पाओगे किसी भी तरह से। ये दोनों चीज को आप सेट करें, मैनेज करें, फिर देखें। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया सेशन को, और आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि हाउ इट्स गोज ऑन, कैसे गया ये, वेदर लाइव वॉज गया, रिकॉर्डिंग वॉज करेक्ट और नॉट, ये तो मैं थोड़ी देर बाद मुझे पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आपने ज्वाइन करा। मैं अपने चैनल बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू prepare the content related to which aspect and which type of problem you will get resolved by this platform. So normally मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं कोशिश करता हूँ, चूंकि मैं 15 ईयर से एचआर के अंदर हूँ और मैंने कंप्लाइंसेस को पूरा प्रॉपर देखा है, तो मेरा फोकस होगा कि एम्प्लॉय रिलेटेड पीएफ एचआर, मैं जो इस पे टॉपिक से कवर करता हूँ, एचआर रिलेटेड, एचआर जर्नलिस्ट रिलेटेड, एचआर बीपी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूँ, स्किल मैट्रिक्स, कॉम्पिटेंसी मैपिंग, पीएफईएसआईसी चालान प्रोसेस, ऑनलाइन चालान प्रोसेस, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर है, सैलरी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ जिसमें पूरी सैलरी एक्सेल में कैसे बनाएंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप आप देखें, आपको एकदम बड़ा कंफर्ट फील होगा। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको सैलरी बनाना नहीं आता तो बड़ा इजीली होगा। पीएफ के वीडियोस हैं, ईएसआईसी की वीडियोस होंगे, एचआर पॉलिसी कैसे उसके रिलेटेड होगा, पीएमएस। इसके अलावा मैं एक एडवांस एक्सेल को टारगेट करता हूँ जो मार्केट की सबसे ज्यादा डिमांड में लोगों को आना ही चाहिए, बीइंग एचआर या बैक ऑफिस स्टाफ। आपका एडवांस एक्सेल के मैं वीडियोस लगाता हूँ, उसके सेशन करता हूँ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। इनकम टैक्स रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है, टायर आईटीआर 1 2 3 4 इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, और यूएन उसके आप लिंक के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, पीएफ विड्रॉ ट्रांसफर, इस सब में जो भी तरह की प्रॉब्लम आपको, उसके किड्स डेवलपमेंट के रिलेटेड में ओवरऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कोशिश करता हूँ लर्निंग हो, किड्स की ड्राइंग, मैं सब कुछ को टारगेट करता हूँ, जो मेरे अंदर स्किल है उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ ताकि एटलीस्ट आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखो यही स्किल है जिसके बेस पे मैंने बहुत बहुत पैसे कमाए हैं, ये करेक्शन करा के, ये विड्रॉ करा के। लेकिन मैं जो कई लोग अब इसको खुल के बताते नहीं है प्लेटफॉर्म पे आके, रीजन है उनको लगता है कि उनका बिजनेस, मैं मुझे नहीं लगता इससे कोई डैमेज होता है, बिकॉज अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर, जो पहुंचना बहुत जरूरी है हर एक बंदों के पास, कि लोगों को आइडिया हो कि भाई हमने क्या गलती करना है, नहीं करना है, हमें जॉब करते वक्त या विड्रॉ करते वक्त कैसा है। तो इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं जाके दिखा देता हूँ, यहाँ आपको ओवरऑल सारे तरह के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज माय प्लेटफॉर्म, जहाँ लर्निंग वाला जंक्शन पे आपको डिफरेंट पोर्टल्स हैं, आपको सारे मिल जाएंगे। पीएफ से पीएफ विड्रॉ के लिए फॉर्म 15G कोई नहीं नॉर्मली जल्दी डालता है, 15G कैसे फिल करेंगे, इसके चार्जेस हम मैं पे कर लेता था, हर एक लोग लेते हैं। पीएफ विड्रॉ कैसे करेंगे, आईटीआर 1 के रिलेटेड है, एडवांस एक्सेल के रिलेटेड है, पूरी सैलरी एचआरए का पूरी सैलरी कैलकुलेशन का प्रॉपर वीडियो है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज का वीडियो मैंने डाल रखे हैं, फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का वीडियो मिल जाएगा, जॉब ओवरलैप होगा तो कैसे रेजोल्यूशन उसका वीडियो मिलेगा, वी लुकअप एच लुकअप में इसका पूरा, देखो 10 मिनट में मैं बता सकता हूँ वी लुकअप, लेकिन मैंने 1 आवर का सेशन रखा है इन सब के लिए, बिकॉज आप इफ यू वांट टू बी मास्टर तो यू नीड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर फार्मूला। तो उसका मैंने 1 घंटे के लगभग वीडियो डाला हुआ है। फिर आपको एचआर टैक्स कैलकुलेशन का पूरा सिनेरियो वीडियो है, इसमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जब मैंने ये सेशन रखा था, ये सेमिनार का एक वीडियो है। और आईटीआर 4 सब में जो जो एरर्स आता है मैं कोशिश करता लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाऊं, सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। फुल एक सेशन है जिसको पूरा करने के बाद आपको सैलरी ब्रेकअप से सैलरी बनाना सब कुछ सीख जाएंगे। ये 25 मिनट का है, इसके 2 पार्ट है, सेकेंड 1 आवर का है। अगर आप एक बार देख लें टाइम निकाल के तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कैसे पूरी सिस्टम को बीइंग एचआर कैसे पूरी सिस्टम को प्रैक्टिकली मैनेज कर सकते हैं, सैलरी कैसे बना सकते हैं, चालान कैसे बना सकते हैं। मैं हमेशा इससे रिलेटेड वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू वेरी मच कि आप ने पार्टिसिपेट किया, और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को एटलीस्ट,
और लाइक कर दे वीडियोस को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों